नमस्कार, बीएसटीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ मानसी सोनी। छत्तीसगढ़ में तबादलों का दौर भले ही अभी शुरू नहीं हुआ हो, लेकिन सियासत गर्मा गई है। सरकार इसे प्रशासनिक जरूरत बता रही है, लेकिन विपक्ष का आरोप है कि हर साल ट्रांसफर के नाम पर दुकान सजती है। सवाल उठ रहा है कि क्या तबादले व्यवस्था सुधारने के लिए या फिर सियासी या आर्थिक समीकरण साधने का जरिया बन गया। आज इसी विषय पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले देखिए रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ सरकार ने अभी ट्रांसफर नीति 2026 लागू भी नहीं किया है। हालांकि विभागों में तबादलों की सूची तैयार होने की जानकारी आ रही है। सरकार का हर साल दावा रहता है कि इससे प्रशासनिक व्यवस्था मजबूत होगी, कामकाज में तेजी आएगी और जरूरत के मुताबिक अधिकारियों कर्मचारियों की तैनाती होगी। लेकिन जैसे ही तबादलों की प्रक्रिया शुरू हुई, विपक्ष ने सरकार पर तीखा हमला बोल दिया। विपक्ष की ओर से पूर्व विधायक विकास उपाध्याय ने कहा कि तबादले के नाम पर सरकार दुकान सजाकर बैठती है और रेट लिस्ट के हिसाब से तबादला किया जाता है। ट्रांसफर प्रमोशन को लेकर एक दुकान सजाने का काम भारतीय जनता पार्टी के जनप्रतिनिधियों ने किया था। वो दुकान फिर साल में एक बार आ जाती है, 5 साल में 5 बार। भारतीय जनता पार्टी के जनप्रतिनिधि मोटी रकमों को लेकर लोगों के ट्रांसफर और प्रमोशन के बागडोर में भिड़ जाते हैं। अभी इनकी इंटरनल लड़ाई इतनी है कि एक एक व्यक्ति से 2-2, 3-3 आदमी पैसा ले लिया है। कांग्रेस का आरोप है कि हर साल ट्रांसफर के नाम पर भ्रष्टाचार होता है। विपक्ष का कहना है कि तबादले योग्यता या आवश्यकता के आधार पर नहीं, बल्कि सिफारिश और पैसों के दम पर किए जाते हैं। कांग्रेस ने तो यहाँ तक आरोप लगाया कि सरकार ने ट्रांसफर के नाम पर दुकान खोल रखी है, लेकिन सरकार और सत्ता पक्ष के लोग इसे जरूरी प्रशासनिक कवायद मात्र करार दे रहे हैं। भाजपा नेता और वरिष्ठ विधायक अजय चंद्राकर कहते हैं कि स्थानांतरण किसी भी प्रशासनिक व्यवस्था का सामान्य हिस्सा है। बेहतर कामकाज, रिक्त पदों को भरने और जनहित में कर्मचारियों का स्थानांतरण जरूरी होता है। सरकार का दावा है कि पूरी प्रक्रिया तय नीति और नियमों के तहत हो रही है। ट्रांसफर पॉलिसी बनती है नहीं बनती है, ट्रांसफर किसका होता है, किसकी जरूरत है, ये सरकार का विशेषाधिकार है। प्रशासन तंत्र को चुस्त दुरुस्त रखना, जवाबदेह बनाना और मौखिक कुछ भी आरोप लगाने के बजाय कांग्रेस को दस्तावेज देना चाहिए, एक आध दस्तावेजी आरोप लगाना चाहिए कि साहब ये चीजें हैं और ये गड़बड़ की गई है करके। नियमित प्रशासनिक प्रक्रिया में बोलने का कोई मतलब नहीं है और विषय नहीं है, इसलिए बेमतलब की बात कांग्रेस कर रही है। तबादले हमेशा से सरकारों के लिए प्रशासनिक फैसला रहे हैं, लेकिन जब इन फैसलों पर राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप शुरू हो जाए तो मामला सिर्फ फाइलों तक सीमित नहीं रहता, बल्कि सियासत का बड़ा मुद्दा बन जाता है। अब देखना होगा कि सरकार विपक्ष के आरोपों का जवाब कैसे देती है और क्या इस बार तबादलों का पूरा दौर बिना विवाद के पूरा हो पाएगा। बीएसटीवी के लिए रायपुर से करिश्मा सोनी की रिपोर्ट। तो देखिए, रिपोर्ट आपने देखी और तबादलों को लेकर जिस तरह से सियासत हो रही है वो भी समझा। पक्ष और विपक्ष का क्या कहना है, इसी विषय पर आज चर्चा करेंगे। खास मेहमानों का पैनल हमारे से जुड़ गया है, मुलाकात आपसे करवा देते हैं। बीजेपी से हमारे प्रवक्ता मुकेश शर्मा जी जुड़ गए हैं। मुकेश जी, बहुत स्वागत कर रही हूं आपका। कांग्रेस से प्रवक्ता सौरभ शर्मा जी जुड़ गए हैं। सौरभ जी, आपका भी बहुत स्वागत कर रही हूं। और वरिष्ठ पत्रकार गंगेश द्विवेदी जी जुड़ गए हैं। गंगेश जी, आपका भी बहुत स्वागत कर रही हूं। और सबसे पहले मुकेश जी, आपके पास आऊंगी, क्योंकि तबादलों को लेकर कई सारे सवाल खड़े हो रहे हैं। अगर देखें तो मई जून में तबादले हो जाते थे, जुलाई का महीना आ गया है, अभी तक तबादले नहीं हुए, उसको लेकर भी सवाल खड़ा हो रहा है। और कांग्रेस यह भ्रष्टाचार को लेकर आरोप लगा रही है। क्या जवाब है कांग्रेस के आरोपों का? साथ ही ये बताइए कि जो तबादला नीति है वो क्या पूरी तरह से पारदर्शी होगी? देखिए, अभी तो 2026 का जो है तबादला नीति वो आया नहीं है, तबादला शुरू हुआ नहीं है। अनावश्यक सूत्र का कपास लट्ठे में लट्ठा जैसे कि जिसमें कोई विषय ही नहीं है। अभी इस विषय पे बात करने का कोई औचित्य ही नहीं है, उसमें बात कर रहे हैं। और हमारा जब हम तबादला नीति लेके आते हैं तो उसमें 2-4 हमारे क्राइटेरिया होते हैं कि जिले के अंदर के जो भी ट्रांसफर होंगे वो वहाँ के प्रभारी मंत्री करते हैं। जिले से बाहर का ट्रांसफर है वो विभागीय मंत्री की जिम्मे रहती है। उसके अलावा जो है उसमें देखा जाता है कि ट्रांसफर के कारण कोई चीज प्रभावित तो नहीं हो रहा है, जैसे शिक्षा विभाग है। तो अभी सत्र शुरू हो रहा है, ऐसे में उनका तबादला कर जाने से कहीं वो सेशन में शिक्षा के क्वालिटी में कोई फर्क ना आ जाए।
या वहाँ के टीचर है तो उनके बच्चे यहीं के कहीं एडमिशन ले चुके हैं और उनका कहीं और ट्रांसफर ना कर दिया जाए। इन सब चीजों को ध्यान में रख के किया जाता है। अब ये कांग्रेस पार्टी जिनकी कार्यशैली ही ऐसी है, हर जगह भ्रष्टाचार और घोटाला इनका पैटर्न रहा है। ये बिना घोटाले और बिना भ्रष्टाचार का कोई काम ही नहीं कर पाते हैं, ना आज तक किए हैं। तो इसलिए वो उसी चश्मे से, उसी दृष्टि से इसको देख रहे हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, हमारे मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि 0 टॉलरेंस नीति पे हम चल रहे हैं। तो ऐसे टाइम में इस प्रकार की बातों का कोई औचित्य नहीं, कोई अर्थ नहीं है। तबादला होगा और पारदर्शी होगा, उसके अंदर में कहीं कोई दिक्कत किसी को आने वाला नहीं है। ठीक है, आपके पास लौटूंगी। सौरभ जी, आपके पास आ रही हूं मैं। और जिस तरह से आरोप लग रहे हैं, देखिए स्थानांतरण किसी भी प्रशासनिक व्यवस्था का एक सामान्य हिस्सा है और अभी तो स्थानांतरण नीति लागू भी नहीं हुई है, उसके पहले से सवाल, और वो भी भ्रष्टाचार को लेकर। अभी आपने मुकेश जी को सुना है, उन्होंने तो कहा है कि कांग्रेस भ्रष्टाचार करती है। देखिए मानसी जी, यहाँ पर जो बात हो रही है वो सिर्फ तबादले की या ट्रांसफर नीति की बात नहीं है, ये पूरी की पूरी सरकार की अकर्मण्यता की बात है। आपने ही अपने पूर्व वक्तव्य में कहा ना कि अभी तक जो ट्रांसफर होते थे मई जून तक सारे काम निपट जाते थे। आज इस साल में अभी तक इनकी ट्रांसफर नीति तय नहीं है, जैसा कि साथी प्रवक्ता ने ये बात कही कि अभी तक तो नीति ही नहीं आई है। तो सरकार क्या कर रही है? दूसरी ओर ये कह रहे थे कि ये पूरी की पूरी जो नीति रहेगी ट्रांसपेरेंट रहेगी, और जो जैसे शिक्षा विभाग का उन्होंने उदाहरण दिया कि शिक्षा की क्वालिटी पे तो फर्क नहीं पड़ना चाहिए। मानसी जी, मैं शिक्षा विभाग का ही एग्जांपल देता हूं आपको कि शिक्षा विभाग में ही जो सर्वे रिपोर्ट पिछले साल की आई थी, उसमें जो शिक्षा का जो स्तर है, जो हमारे 5वीं तक के बच्चे हैं वो अक्षरों को पहचान नहीं पा रहे, ये सारी रिपोर्ट्स आई थी। आप लोगों ने मीडिया के माध्यम से उसको कवर भी किया था। और जो ग्रेड है हमारा, जो शिक्षा का स्तर ABCD ग्रेड में C और D में सबसे ज्यादा बच्चे उसमें प्रतिशत में आए थे। तो शिक्षा का जो स्तर की ये जो बात कर रहे हैं, ये तो बात करने का अधिकार इनको है ही नहीं। दूसरी बात है, घोटालों की बात करते हैं। चलो शिक्षा विभाग के ही घोटाले की बात कर लीजिए आप कि शिक्षा विभाग में किस तरीके से जेम के माध्यम से 1 लाख का माल जो है वो 10 लाख में खरीदा जाता है, जो 300 रुपए का जग है 32,000 में खरीद लेते हैं। ये जम्बूरी की तो बात करने के लिए बोल देंगे तो साथी प्रवक्ता के मुंह से अभी एक शब्द नहीं। लेकिन सौरभ जी, क्या जो ये आरोप लगा रहे हैं, इन आरोपों के सबूत हैं आपके पास? क्योंकि बीजेपी तो इसे बेबुनियादी बताएगी। देखिए मानसी जी, इसको सबूत की जरूरत ही नहीं है, सारे मीडिया चैनल ने इसको कवर किया है। और जैम के पोर्टल पे आप जा करके देख लीजिए, वहां पर तो आज भी सबूत मौजूद है। ये सबूत मिटाने का जो प्रयास करते हैं, ये तो बहुत अच्छी बात है कि इन्होंने जो भ्रष्टाचार किया वो तो ऑनलाइन माध्यम से कर लिया है, तो वो तो अब पूरा रिकॉर्डेड है। तो हर चीज कितने की चीज मिलती है बाजार में, आप जाकर के पता कर लीजिए, और इन्होंने कितने में खरीदी की वो भी पता कर लीजिए। तो जो यहाँ पर जो ट्रांसफर नीति की बात है मानसी जी, ये जो है कर्मचारियों की जरूरत के हिसाब से बनाया जाता है। जो जैसे पति पत्नी अलग अलग जगह पे हैं तो उनको साथ में लेकर के आने के लिए, पारिवारिक जरूरतों के लिए, और निश्चित रूप से कुछ प्रशासनिक दक्षता को बढ़ाने के लिए इस ट्रांसफर नीति का मुझे लगता है कि प्रयोग किया जाना चाहिए। लेकिन अभी तक इनकी नीति ही स्पष्ट नहीं है। ये कार्य कब करेंगे ये तो बहुत दूर की बात है। तो सीधा सीधा ये सरकार की, सत्ता की और इनके प्रशासन की अकर्मण्यता है कि अभी तक इन्होंने ट्रांसफर नीति बना नहीं पाए हैं। लागू तो कब करेंगे, क्योंकि इनका रेट लिस्ट, जैसा कि हमारे प्रदेश अध्यक्ष भी कह रहे हैं, हमारे माननीय विधायक ने भी ये बात कही कि इनका रेट लिस्ट तय नहीं है। क्योंकि बाजार से आप देखिएगा कि हर जगह पे ये बातें सुनने मिल जाती है कि आज शिक्षा विभाग में एक जगह से दूसरे जगह अगर ट्रांसफर कराना है तो एक शिक्षक को इतने रुपए लग जाता है, और कहीं से रुकवाना है तो इतने रुपए लग जाता है। तो इनके ही बहुत सारी जो बातें हैं वो तो चल ही रही है बाजार में। और मुझे लगता है कि ये जो रेट लिस्ट तय नहीं होना, ये सबसे बड़ा कारण है। ठीक है सौरभ जी, मैं आपके पास लौटूंगी। वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े हैं। गंगेश जी, मैं आपके पास आना चाहती हूँ। और जो तबादला नीति है, जो स्थानांतरण नीति है, क्या वो वाकई में प्रशासनिक सुधार लाती है या फिर ये एक राजनीतिक बहस का मुद्दा बनकर रह जाती है? क्योंकि अभी नीति लागू भी नहीं हुई है, लेकिन उससे पहले भी हम देख रहे हैं कि सियासत चरम पर नजर आ रही है, भ्रष्टाचार के तक आरोप लग रहे हैं। इस पर आपकी क्या राय? 10,000 स्कूलों को बंद किया, सब शिक्षकों का युक्तिकरण हो गया है।
जुलाई के पहले ये सारा स्थितिकरण हो जाए, युक्तिकरण हो जाना चाहिए था, सही जगह पे सही पर्याप्त संख्या में शिक्षक पहुंच जाने चाहिए थे। अभी तक तबादला नीति का आता पता नहीं है। तो ऐसे में बिल्कुल सवाल खड़ा होगा ही स्वाभाविक रूप से कि आपको लेकर आप बार बार दम भर रहे हैं कि युक्तिकरण करके हम अच्छा एजुकेशन देंगे, तो कहाँ दे पा रहे हैं आप? दूसरी बात, तबादला जिस तरह से तबादले होते हैं और जिस तरह से तबादले रिक्वायर मिल जाते हैं, वो चाहे कांग्रेस सरकार हो चाहे भाजपा सरकार हो, सब सरकार में ऐसा ही होता है। कुछ दिन बाद आधे लोगों के तबादले रुक जाते हैं, आधे लोग वापस जिनके पास शक्ति नहीं होती है, धन बल नहीं होता है, वो लोग उनके तबादले हो जाते हैं। ये कोई छोटी बात नहीं है, सब सार्वजनिक चीज है। हर साल इस तरह के तमाशे खड़े होते हैं और उससे मुझे नहीं लगता कोई बहुत बड़ा फर्क पड़ता होगा। हाँ, ये अलग बात है कि जैसे मान लो कहीं पर कोई बहुत ज्यादा किसी व्यक्ति के रहने से या किसी अधिकारी के रहने से बहुत ज्यादा अराजकता की स्थिति बन रही है, उस जगह उसको तबादला जरूरी होता है। लेकिन ऐसी स्थिति में जब जहाँ पर व्यक्ति अच्छा काम कर रहा है उसके बाद उसको डिस्टर्ब किया जा रहा है, तो ऐसे में मुझे लगता है कि तबादले की आवश्यकता न हो तो उसको स्वतंत्र रूप से काम करने दिया जाना ज्यादा बेहतर है। और कांग्रेस में भी तो तबादला उद्योग चलाने का आरोप लगातार भाजपा लगाती है। जब कांग्रेस शासनकाल था लगातार तबादला उद्योग की बात आती, हर साल में मतलब 6 महीने नहीं होते IAS अधिकारी के स्तर के अधिकारियों को तबादले हो जाते थे। कलेक्टर एक जिले में 6 महीने नहीं टिक रहा है, जबकि वहां को समझने में 6 महीने लग जाता है, या किसी स्थान में जाने के बाद तो स्टेब्लिश होकर ठीक से काम करने शुरू करने में किसी अधिकारी को 6 महीने लग जाते हैं। तो इस तरह की स्थिति कांग्रेस के शासनकाल में भी रही। तो मुझे नहीं लगता कि इसका जो तबादला का बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। और हाँ, ये है कि स्कूल के लिहाज से कुछ अन्य जरूरी चीजों के हिसाब से समय पे तबादले हो जाने चाहिए, और वो जुलाई के पहले मेरे ख्याल से हर साल होता है। इस बार लेट हुआ है, कुछ कारण होंगे, सरकार उसमें भी मंथन कर रही होगी, तो सरकार के लोग भी बता पाएंगे कि इसमें क्यों डिले हो रहा है, क्यों नहीं हो पा रहा है। जी ठीक है। मुकेश जी, मैं आपके पास आ रही हूँ और देखिए गंगेश जी भी ने भी कई तरीके के सवाल उठाए हैं, जो एक क्वेश्चन मार्क सेट कर रहे हैं कि भाई क्यों ऐसा हो रहा है, तबादलों को लेकर इतने सवाल क्यों खड़े हो रहे हैं। अगर हम पिछले साल की बात करें तो वो तबादले भी कई वक्त चर्चा में रहे हैं और भेदभाव का भी कहीं ना कहीं सवाल यहाँ पर खड़े हुए हैं। तो सबसे पहले तो आप ये बताइएगा कि तबादलों को लेकर नीति कब जारी होंगी, क्योंकि जुलाई का महीना आ गया है, मई जून में तबादले होने, उसके पीछे की वजह भी आप समझते हैं कि मई जून के महीने में क्यों तबादले होते हैं, नीति जारी होती है, लेकिन इससे देरी की वजह क्या आप मानते हैं और कब तक हो जाएगा, क्योंकि कर्मचारी संगठन में भी इसको लेकर नाराजगी नजर आ रही है? देखिए, ये सरकार के प्रशासन का एक हिस्सा है कि कैसे तबादले करके चीजों को व्यवस्थित किया जाए। जैसे अभी मैं सुन रहा था कि प्रशासनिक व्यवस्था के और ज्यादा बेहतर करने के लिए तबादले होते हैं, ऐसा लगता नहीं है। तो लगता कैसे है और कैसे होते हैं? पिछले साल हमने युक्तिकरण किया, वो ट्रांसफर के तहत ही हुआ। वो भी जिस स्कूल में कई बार ऐसा होता था कि स्कूल में 25 छात्र हैं और 4 टीचर हैं, और दूसरे स्कूल में 100 छात्र हैं और 2 टीचर हैं। एक ही स्कूल में 2 मैथमेटिक्स के टीचर हैं और दूसरे स्कूल में बायोलॉजी के 2 टीचर हैं, जबकि होना दोनों जगह, एक जगह बायोलॉजी का, दूसरे जगह मैथ्स का, बैलेंस होना चाहिए। तो ये सब क्राइटेरिया, ये सब सिस्टम होता है। तो कहीं ना कहीं बिना तथ्य के, बिना किसी जानकारी के आरोप, जो दुनिया का सबसे सरल काम है आरोप लगाना, इनको तो जब कांग्रेस पार्टी जो आरोप लगा रही, इनको तो जनता ने नकार दिया है। इनके ऊपर से इन्होंने विश्वास खो दिया जनता का। न इनकी नीति, न इनका नियत। मुकेश जी, मैं आपके पास लौटूंगी। मुकेश जी, मैं आपके पास लौटूंगी, सौरभ जी से इसका जवाब भी लूंगी, लेकिन उससे पहले गंगेश जी मैं आपके पास आ रही हूँ, क्योंकि मुकेश जी जिस तरह से बोल रहे हैं कि आरोप लगाना बहुत इजी होता है, उसको प्रूफ करना बहुत मुश्किल होता है, तो क्या जिस तरह से तबादला नीति को लेकर सवाल उठ रहे हैं, क्या वो सवाल जायज नहीं है? और ये समय अच्छी बात तय रहती है, हमेशा जून के आसपास तबादले हो जाते, तबादला भी जारी होती है, और जुलाई के महीने में पूरे होके व्यवस्थित रूप से कार्य शुरू हो जाता है। इस बार बहुत डिले हुआ है, तो जो चीजें हो जानी चाहिए था, जो खामियां रह गई थी पिछली तबादला नीति में, कोई भी देखिए, कभी भी जो कार्य होता है पूरी तरह 100%
सही नहीं होता है। जैसे युक्ति उपकरण की बात करें, युक्ति उपकरण में बहुत सारी त्रुटियां रह गई थी, उनका सुधार तक हो जाना चाहिए था जुलाई के महीने के पहले, ताकि नए स्कूलों में जो और जहाँ पर नई भर्ती और हो सकता है कुछ स्कूलों में बच्चों की संख्या ज्यादा आई हो, ड्रॉप आउट कम हुए हो, उन सब चीजों का एक आंकड़ा व्यवस्थित करके अब तक ये कार्य हो जाना चाहिए था, जो अभी तक नहीं हो पाया है। लेकिन गंगेश जी एक सवाल और है यहाँ कि क्या आप ये मानते हैं कि तबादला नीति को और पारदर्शिता की जरूरत है? निश्चित तौर पर बहुत पारदर्शिता की जरूरत है। और तबादला नीति में तो आप देखिए स्कूल एजुकेशन को तो ठीक है, राजस्व विभाग के जो तबादला नीति के आंकड़े आते हैं, देखा जाता है, उससे पता ही चलता है कि 150 पटवारियों के तबादले में से मतलब से एक हेडिंग छापा था, अखबार की हेडिंग का उल्लेख कर रहा हूँ आपको, 150 पटवारियों को तबादले में मतलब पटवारियों ने दिखाई ताकत, 2-3 दिन में ही पलट दिया पूरा फैसला। गिनती के पटवारी को बस तबादला पाया, बाकी लोगों ने अपना तबादला रुकवा दिया। कैसे रुकवा लिया, ये किसी छुपा नहीं है। इस तरह के खेल भी तबादला में हो रहे हैं। तो डिले होने का एक बड़ा आरोप जो लग रहा है, डिले होने की वजह से एक बड़ा आरोप ये भी लगता है कि कहीं ना कहीं इसमें भ्रष्टाचार की बू आ रही है, कहीं ना कहीं लेन देन वाली चीजें हैं, लोग अपने जिनके पास पैसे हैं वो लोग अपना तबादला रुकवा लेते हैं इस जगह पे। ठीक है सौरभ जी आपके पास आ रही हूँ। और देखिए भ्रष्टाचार को लेकर तमाम बातें गंगेश जी भी ने भी कही हैं, लेकिन ये भी बात कही है कि कांग्रेस के समय में भी तबादला नीति में बहुत पारदर्शिता नहीं रही, वो भी सवालों के घेरे में रही है। लेकिन अभी अगर जो नीति लागू ही नहीं हुई है उस पर प्रश्न चिन्ह खड़े करना कहां तक जायज आप मानते हैं? देखिए मानसी जी, यहाँ पर तो मैं गंगेश द्विवेदी जी की बात से पूर्ण रूप से सहमत हूँ। जिस तरीके से पूरे तबादला नीति में पिछले 3 साल से जो भ्रष्टाचार चल रहा है, निश्चित रूप से ये उसी का कारण है कि लोगों के तबादले होते हैं, रुक भी जाते हैं और लोग मनचाही जगह जाते हैं। कांग्रेस के समय की बात करेंगे मानसी जी, तो एक बड़ी बात यह थी कि जो नीचे के स्तर के अधिकारी कर्मचारी जो होते थे, जिनको सही में जरूरत होती थी ट्रांसफर की, उनकी तबादला नीति बहुत स्पष्ट थी। और जो आईएएस के बार बार ट्रांसफर की बात जो वरिष्ठ पत्रकार ने भी उस तरफ बात इंगित किया, तो वो जो होता है कि जो बड़े आईएएस अधिकारी होते हैं वहां पर निश्चित रूप से प्रशासनिक दृढ़ता लाने के लिए और प्रशासन पर अपनी पकड़ बनाने के लिए जो मुझे लगता है कि सत्ता पक्ष उस तरीके के जो ट्रांसफर होते हैं उसको अपने ढंग से करते हैं। तो कहीं ना कहीं उसकी वजह से कांग्रेस के समय में आप देखेंगे मानसी जी, तो प्रशासनिक पकड़ जो थी सत्ता पक्ष की वो निश्चित रूप से मजबूत थी। न कि आज आप देख लीजिए कि आज मुख्यमंत्री की बात जो है वो कलेक्टर नहीं सुनते हैं, गृह मंत्री की बात जो है वो एसपी नहीं सुनते हैं। तो इस तरीके की बात कांग्रेस के शासनकाल में तो कम से कम कहीं पर भी नहीं आती थी। उसका ये कारण था कि प्रशासनिक दृढ़ता कांग्रेस के समय थी। और सौरभ जी, जिस तरह से आपने बोला है कि मुख्यमंत्री की बात एसपी नहीं सुनते हैं और तमाम वरिष्ठ अधिकारी नहीं सुनते, क्या उसका एग्जाम्पल आप दे पाएंगे? जिस तरीके से होनी चाहिए। सौरभ जी, मानसी जी क्या आप दोहराएंगे एक बार? सौरभ जी, जिस तरह से आप बोल रहे हैं कि मुख्यमंत्री की बातों को नहीं सुना जाता है, एसपी या तमाम वरिष्ठ अधिकारी उनकी बात नहीं सुनते हैं, तो क्या आप कोई एक एग्जाम्पल दे पाएंगे? देख लीजिए आप आईएएस कॉन्फ्रेंस और आईपीएस कॉन्फ्रेंस की बात याद करिए मानसी जी, जब गृह मंत्री जी ने महासमुंद एसपी को जो इंस्ट्रक्शन दिए थे, उस समय जब एसपी साहब ने गृह मंत्री जी की बात मानने से इनकार कर दिया था। उसी तरीके से कोरबा कलेक्टर जो थे आप जो बसंत जी, उनको जब इंस्ट्रक्शन दिया जाता है ननकीराम कंवर जी के तरफ से, तो वो मानने से मना कर देते हैं। ननकीराम कंवर जी कलेक्टर के खिलाफ मोर्चा खोल करके वहां पर बैठ जाते हैं। तो इस तरीके के बहुत से एग्जाम्पल है मानसी जी इनके शासनकाल के, जहां पर इनकी जो बातें हैं, इनके जो वरिष्ठ नेता हैं उनकी जो बातें हैं, वो कहीं पर भी जो प्रशासनिक अधिकारी है वो सुन नहीं रहे हैं। और तो जनता क्या का सौरभ जी, जिस तरह से आप भ्रष्टाचार की बात बोल रहे हैं या कांग्रेस भ्रष्टाचार की बात बोल रही है, तो क्या मैं इसको इस तरह से समझूं कि अधिकारी पर पैसे लेकर ट्रांसफर करने का आरोप आप लगा रहे हैं? सौरभ जी जी, निश्चित रूप से ये जो पूरी के पूरी रेट लिस्ट तय होती है उसके आधार पर पैसे लिए जाते हैं। इनके जो वरिष्ठ नेता है और इनके जो मंत्रीगण हैं वो पैसे लेकर के ही ट्रांसफर करने का काम कर रहे हैं। और इसी कारण इस बार ये जो ट्रांसफर नीति में जो लेट चल रहा है, लेट लतीफी चल रही है, निश्चित रूप से उसका सबसे बड़ा कारण और जो छुपा हुआ कारण है वो मानसी जी यही है। ठीक है मुकेश जी, आपसे जवाब लूंगी। सौरभ जी ने साफ तौर पर यह कहा है कि पैसे लेके ट्रांसफर कराए जाते हैं, उसका आरोप आप पे लगाया है। इस आरोप का क्या जवाब है, और अगर ऐसी कोई बात सामने आती है तो क्या कार्रवाई होती नजर आएगी?
मनसी जी, निश्चित रूप से ऐसा कुछ भी हुआ तो उसके ऊपर में कार्रवाई ये तो तय है। दूसरी बात, कांग्रेस पार्टी का ये जो कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार होता है और पैसे लिए जाते हैं, तो ये तो सिर से पैर तक इन लोगों का घोटाले और भ्रष्टाचार में डूबे हुए थे। एक भी विभाग जहां इनका भ्रष्टाचार का मामला नहीं आया हो, इनके नेता या तो जेल में है या बेल में है, ये भारतीय जनता पार्टी के ऊपर में आरोप लगा रहे हैं। अरे बहुत आश्चर्य की बात है, क्या बोलने जा रहे हैं आप? कहीं ना कहीं ये इनकी मानसिकता में है। लेकिन मुकेश जी, विकास उपाध्याय जी ने साफ तौर पर ये कहा है कि रेट लिस्ट के हिसाब से तबादले होते हैं। कौन क्या कहता है मानसी जी? अरे कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, और इनकी मानसिकता ऐसी है, इसलिए बात भी ऐसा करेंगे। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, कोई भी चीज होता है वो ट्रांसपेरेंट होता है। एक चीज मान लीजिए, एक भी उदाहरण इनके पास बताने के लिए नहीं है। लेकिन मुकेश जी, अगर धुआं उठ रहा है तो आग लगी होगी कहीं ना कहीं, तभी तो धुआं उठ रहा है। तो भ्रष्टाचार के आरोप क्यों लग रहे हैं फिर? माध्यम से होता है। मानसी जी का धुआं है ना आग है? मैं कहता हूँ ना धुआं है ना आग है। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। सौरभ जी तो साफ तौर पर कह रहे हैं ना मुकेश जी, सौरभ जी तो साफ तौर पर ये कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार हुआ है, रेड लिस्ट के हिसाब से तबादले होते हैं। ये सारे न्यूज़पेपर, सारी मीडिया रिपोर्ट्स इनके खिलाफ है, लेकिन सफेद झूठ बोलने की जो आदत है भारतीय जनता पार्टी की, और पूरी बेशर्मी से बोलने की आदत है, जो तथ्य है उसको भी ये नहीं मानेंगे, तो ये इनकी खूबी है, इनकी ट्रेनिंग ही वैसी हुई है। पीएससी को लेके भी ये नहीं छुड़े, युवाओं के भविष्य के साथ भी खिलवाड़ किया इन्होंने। ये क्या बात करेंगे? नीट पर बात कर लीजिए, नीट पर बात कर लीजिए मुकेश जी, और अभी तो टीएटी महाराष्ट्र, उस पर बात कर लीजिए। आप क्या बात करते हैं? जिस तरीके से पेपर लीक हुए हैं, लाखों छात्रों का भविष्य आप लोगों ने उजाड़ दिया, कितनी आत्महत्याओं के घटनाएं सामने आ गई। ठीक है सौरभ जी, आपके पास लौटूंगी मैं। सौरभ जी, आपके पास लौटूंगी, आपको बोलने का पूरा वक्त दिया। मुकेश जी, आप अपनी बात पूरी करिए। देखिए, इनके पास में कोई तथ्य है नहीं। जिस विषय को लेके चर्चा कर रहे हैं वहां पर भी कपोल कल्पित खाली आरोप की बात कर रहे हैं। उस आरोप के अंदर में कहीं कोई दस्तावेज इनके पास है नहीं। और ये इनकी जो मानसिकता है, जिस मानसिकता से ये सरकार चलाते हैं, आज उसी मानसिकता को लेके इस प्रकार का आरोप लगा रहे हैं। ये आरोप निराधार है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार होती है तो पूर्ण पारदर्शी तरीके से काम होते हैं और आगे भी होने वाले हैं। ठीक है मुकेश जी, इसमें कहीं दूर से कोई आपको भ्रष्टाचार की कोई संभावना नहीं है। ठीक है सौरभ जी, एक छोटा सा रिएक्शन आपसे, समय की कमी है, छोटा सा रिएक्शन दीजिएगा। देखिए मानसी जी, जो ट्रांसफर नीति है वो ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए, ये हम भी मानते हैं, लेकिन आपको परिवहन विभाग का एक एग्जांपल देता हूं। 2023 से लेकर 2026 तक अभी वहां पर जितने भी आवेदन किए गए कर्मचारियों के तरफ से, उस पर किसी पर भी विचार नहीं किया गया। आज तक उसमें से एक भी ट्रांसफर नहीं हुए मानसी जी, क्योंकि वहां पर जो पैसे का लेन देन जो है वो फिक्स नहीं हो पाया है, और कहीं ना कहीं वहां पर कर्मचारी जो है वो परेशान है। और आप देखिए ना, छत्तीसगढ़ में लगातार जो कर्मचारी संघ है और जो विभिन्न प्रकार के कर्मचारी संघ सभी विभागों के, वो लगातार आंदोलित है, आंदोलनरत है। तो कहीं ना कहीं जो छत्तीसगढ़ में जो कर्मचारी हैं वो सत्ता पक्ष से परेशान है, इनके जो नीति है, इनके जो व्यवहार है उनसे परेशान है। तो मुझे लगता है कि ये नीति जो है वो ट्रांसपेरेंट हो, लेकिन इस तरीके की नहीं जैसे पिछले 3 साल से चल रहा है। ठीक है गंगेश जी, एक लास्ट रिएक्शन आपसे चाहूंगी, क्योंकि तबादले नीति को लेकर लगातार सवाल उठते रहे, फिर चाहे वो बीजेपी की सरकार में हो, कांग्रेस की सरकार में हो, आपने भी भ्रष्टाचार की बातों को कहीं ना कहीं एक्सेप्ट किया है। तो इस नीति में और क्या सुधार की जरूरत है? क्या हमें दूसरे राज्यों के मॉडल से सीख लेनी चाहिए? आई नहीं तो उसको अभी सुधार की बात क्या करूं? मुझे लगता है कि जल्दी से जल्द तबादला के लाके जो बच्चे हैं ट्रांसफर पोस्टिंग के काम, उनको जल्द से जल्द करना चाहिए, ताकि ये सत्र आसानी से और अच्छे से गुजरे और लोगों काम करने में आसानी होगी। सबसे पहली बात ये है, इसको अगर दुरुस्त करे सरकार तो सबसे अच्छा होगा। उसका मान लीजिए किसी तबादले में कुछ गड़बड़ी होती है या कुछ इस तरह की खामियां दिखती है तो उसमें संशोधन का तो है ही, गुंजाइश रहती है। बाद में भी तबादले रुकते हैं, कई जगहों पे असमय भी तबादले होते हैं। तो मुझे लगता है कि सरकार को जल्दी से जल्दी तबादले की लाके
चीजों को व्यवस्थित करना चाहिए ताकि ये मुद्दा ही खत्म हो जाए। बिल्कुल, देर नहीं होनी चाहिए, जल्द से जल्द लागू होने चाहिए। फिलहाल आप सभी मेहमानों का हमारे से जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया। मुकेश जी आपका बहुत शुक्रिया, सौरभ जी आपका बहुत शुक्रिया और गंगेश जी आपका भी बहुत शुक्रिया। तो देखिए, जिस तरह से तबादले पर तकरार नजर आ रही है और तबादला नीति तो अभी लागू भी नहीं हुई। 2024 की अगर बात करें, मई जून के महीने में ये लागू हो जाती है, जुलाई का महीना शुरू हो गया, उसको लेकर भी तमाम तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। वहीं विपक्ष की तरफ से सत्ता पक्ष पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए जा रहे हैं और पारदर्शिता की मांग की जा रही है। अब इस तबादला नीति में और क्या कुछ आगे सुधार होता है वो देखना होगा। फिलहाल चर्चा में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।